हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। तो भैया, इस बार नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज जिस सेक्शन को है दैट इज जेनेटिक्स, उस जेनेटिक्स का बेस हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जाने वाले हैं। और उसका सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा, एक बार ये टॉपिक को अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, एक बार अगर इसके बेसिक्स आपके दिमाग में घुस गए, तो भैया जेनेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को, हर एक छोटी छोटी चीज को हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले जो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा। इस तरीके से हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ने जाने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। और ये टॉपिक तो आप ये लेक्चर में देख लोगे, लेकिन अगर आपको पूरा जेनेटिक्स अगर चाहिए तो डीसीबी बायोलॉजी के ऐप पे जेनेटिक्स का बैच ज्वाइन करना मत भूलिए। शुरू करते हैं दोस्तों। हर एक चीज को समझो। आपको बस आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो मैं यहां पे बताऊंगा वही सब कुछ होगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके बेटा, इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, इस चैप्टर में दो वर्ड दिख रहे हैं। क्या पढ़ने जाने वाले हैं हम लोग? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझ लो, पहले ये टर्म्स का मीनिंग समझो। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे हेरिडिटी क्या होता है। चलो अच्छे से देखो, एक एक चीज को बारीकी से समझो। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी होता क्या है? तो हेरिडिटी होता है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। भैया, आपको आपके पेरेंट से कुछ कैरेक्टर आए हैं या नहीं है? आए हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। कोई गंजा आपको मिल जाए तो वो क्या बोलता है? अरे मेरा हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो बेटा हेरिडिटरी मतलब क्या? ये कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी बच्चों? ट्रांसमिशन। अच्छे से समझो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। क्लियर है? क्लियर है? देखो, मैंने आम का सीड लगाया तो पेड़ किसका आएगा? आम का आएगा। राइट? समझ में आ रहा है? तो जो बोया वही आता है ना? मराठीत एक म्हण आहे, जे पेरलं ते उगवलं. कस काय उगवलं? तर भाऊ हेरिडिटी मुळे उगवलं. तो हेरिडिटी की वजह से लाइक बिगेट्स लाइक। यू नो, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है? कि जैसे होता है वैसे ही आगे होने वाला है। तो ये क्यों होता है? हेरिडिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट चीज वेरिएशन। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन। मैंने आपको बोला हमारे पास हमारे पेरेंट ने कैरेक्टर दिए हैं, लेकिन बेटा हम लोग एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे है क्या? नहीं है। हमारे पेरेंट देखो कितने सीधे सादे भोले भाले लोग हैं, और हम लोग देखो यार, हम तो इतने शैतान हैं। तो हेरिडिटी तो है, लेकिन हम लोग उनसे अलग क्यों है? अलग क्यों है? तो अलग रहने का रीजन होता है बच्चों वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? डिफरेंसेस। वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों? डिफरेंसेस अमोंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो देखो, हम और हमारे पेरेंट में क्या है बच्चों? डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन है। राइट? ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट। बच्चों अच्छे से ध्यान दो, हम और हमारे भाई बहन, देखो हम एक ही पेरेंट से आए, लेकिन कितना डिफरेंसेस है हमारे में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम इतने भोले भाले, हमारे भाई बहन इतने शैतान। तो ये क्यों है बच्चों? ये क्यों है? क्योंकि वेरिएशन। और तीसरी चीज, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। बच्चों हम लोग सब सेम स्पीसीज के हैं, फिर भी हमारे में वेरिएशन है। हम लोग इतने अलग अलग हैं, है ना? तो ये सब क्यों है? वेरिएशन की वजह से है। तो बच्चों, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ heredity and variation
इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ना। जेनेटिक्स का मतलब है हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ना। तो क्या आप ये जेनेटिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो? है ना? इसमें इतनी मजेदार चीजें हैं, इतनी मजेदार। बेटा अगर आपको लाइफ साइंस में करियर नहीं करना है, अगर आपको जेनेटिक्स में करियर नहीं करना है, फिर भी अगर आप जेनेटिक्स को समझो ना तो आपकी जिंदगी में मजा आ जाएगी। तो जिंदगी में अगर मजा लेनी है, हर चीज को बारीकी से समझना है, तो बेटा जेनेटिक्स समझना बहुत जरूरी है। और अब हम लोग इसके प्रिंसिपल पे जाते हैं। ये यहां तक क्लियर है, हेरिडिटी क्लियर है, वेरिएशन क्लियर है, जेनेटिक्स क्लियर है। अब देखो बेटा ये जो लाइफ है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम कैसे चलता है उसको हम लोग जरा देखते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम कैसे चलता है ना, वो हम लोग जरा देखेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन ये क्लियर है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या देखना है, ये लिविंग सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है। ये लिविंग सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है वो समझो। देखो यार, हम लोग क्या है बच्चों? हम लोग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ये अच्छे से समझो, पूरे जेनेटिक्स का बेस यहां पे आने वाला है। पूरे जेनेटिक्स का बेस यहां पे आने वाला है, अच्छे से समझो। हम लोग क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सिस्टम होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता है। जैसे हम देखो, हम सिस्टम है कि नहीं, यानी मेरे सारे ऑर्गन्स वगैरह एकदम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन में काम करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन में काम करे तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसको सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? ऑर्गन सिस्टम का। किसका बना है? ऑर्गन सिस्टम का। और ये ऑर्गन सिस्टम किससे बनी है? नाम ही है ऑर्गन की बनी है। किसकी बनी है बच्चों? ऑर्गन की। ऑर्गन किससे बनते हैं बच्चों? टिश्यूज से। किससे बनते हैं? टिश्यूज से। आप बोलोगे अरे यार सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बेटा लेकिन बच्चा बच्चा सिर्फ सेल तक जानता है, और सेल के आगे जो जानता है वो बच्चा नहीं है। समझ गए? तो टिश्यू किससे बनते हैं बच्चों? सेल से बनते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अब उसके आगे का सिर्फ गुरु जानता है, अब बच्चा नहीं जानता है। समझ में आ गया? तो बेटा मैं हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। किससे बना हूं? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बनती है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से। टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। और ये जो सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कुछ काम की नहीं है। तो ये इसमें काम कौन करता है? अगर सेल काम की नहीं है तो सेल में काम करने वाला कौन है बेटा? कौन है? प्रोटीन है। देखो बच्चों, मैं काम नहीं करता, मेरी ऑर्गन सिस्टम काम करती है। मैं काम नहीं करता, मेरी ऑर्गन सिस्टम काम करती है। सिस्टम काम नहीं करती, मेरे ऑर्गन्स काम करते हैं। ऑर्गन काम नहीं करते बेटा, उसमें के टिश्यूज काम करते हैं। और टिश्यूज ने बेटा बेसिक लेवल पे सेल काम करती है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक लेवल पे हर एक फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं? अब मैं क्या बता रहा हूं बेटा? सेल कुछ नहीं करती। सेल में काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और बेटा प्रोटीन आते कहां से है? प्रोटीन आते हैं आरएनए से, और आरएनए आता है डीएनए से। कहां से आता है? डीएनए से। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा हूं, सिस्टम का बना हूं, टिश्यूज से मेरे ऑर्गन बने हैं, बेसिक लेवल पे सेल काम कर रही है। लेकिन सेल ने क्या काम करना है ये किसने डिसाइड किया था? प्रोटीन ने। लेकिन प्रोटीन कौन से बनाने हैं ये किसने डिसाइड किया था बच्चों? डीएनए ने। तो भैया हमारे लाइफ के पिक्चर का डायरेक्टर, हमारे लाइफ के पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? हमारे लाइफ के पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? डीएनए है। मैं जो कुछ भी हूं, मैं जैसा भी हूं, है ना? आपको लगता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? बेटा तेरा डीएनए वैसा है। तेरा डीएनए वैसा है क्योंकि हमारे लाइफ के पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? डीएनए है। डीएनए कहां से? डीएनए ने क्या बनाया था?
आरएनए, आरएनए ने क्या बनाया था? प्रोटीन, प्रोटीन ने काम किया इसलिए सेल ने काम किया, सेल ने काम किया इसलिए टिश्यू ने, टिश्यू ने किया इसलिए ऑर्गन ने, और ऑर्गन ने किया इसलिए ऑर्गेनिज्म ने। तो मैं क्या करता हूं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसा हूं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला कौन है? डीएनए है। तो डीएनए को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ लाइफ। डीएनए को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ लाइफ। लेकिन बेटा काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हीरो ऑफ लाइफ। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हीरो ऑफ लाइफ। और ये हीरो काम किसके लिए करता है? अपने हीरोइन के लिए करता है। हीरो काम किसके लिए करता है? हीरो काम अपने हीरोइन के लिए करता है। और हीरोइन कौन है लाइफ के पिक्चर की? सेल है बच्चों, सेल है। आपको सेल चैप्टर में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये स्टेटमेंट है ना? यानी अगर सेल नहीं है तो लिविंग यूनिट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे जिंदगी में हम वो बच्चे नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड को बोलते कि तू मेरी जान है। वैसे बेटा हमारी जान कौन है? हमारी जान कौन है? सेल है। हमारे पिक्चर की जान कौन है? सेल है। हमारे पिक्चर की हीरोइन कौन है? सेल है। हीरो कौन है? प्रोटीन है। लेकिन इनको नचाने वाला कौन है? डीएनए है। इनको नचाने वाला कौन है? डीएनए है। तो अब ये समझो बेटा, जेनेटिक्स का ये बेस है। हमारे में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। हमारे में जो वेरिएशंस होते हैं वो इसमें चेंजेस आने की वजह से होते हैं। तो ये कैसे होता है ये हमें इस चैप्टर में देखना है। ये हमें इस चैप्टर में देखना है बेटा। अब बारीकी से समझो, हर एक चीज को बारीकी से समझो। यहां तक क्लियर है बेटा? हम लोग जो भी है जैसे भी है, हम किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से है। तो अब किसी को मत पूछना मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो ये किसी को मत पूछना क्योंकि तू ऐसा क्यों है, तेरे डीएनए की वजह से है बेटा। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से है। तो यहां तक क्लियर है? तो डीएनए डिसाइड करता है बेटा हम लोग कैसे है। डीएनए कैसे डिसाइड करता है? डीएनए खुद डिसाइड करता है क्या? डीएनए कुछ एक्सप्रेशन दिखाता है क्या? डीएनए की वजह से मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उसके पास जो स्टोर फॉर्म है इंफॉर्मेशन का, उसका वो क्या करता है, मतलब उसका कन्वर्जन करता है वो आरएनए में। आरएनए से सिग्नल मिलता है प्रोटीन बनाने का, और प्रोटीन बनते हैं, और ये प्रोटीन काम करते हैं। अगर मेरे पास कोई डीएनए नहीं है बेटा तो उसका आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वो फंक्शन मेरे में नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे पास अगर वो प्रोटीन नहीं है तो मेरे में वो फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। राइट? तो सब कुछ किस पे डिपेंड है? प्रोटीन पे। लेकिन प्रोटीन किस पे डिपेंड है? डीएनए पे। दिस इज द बेस ऑफ जेनेटिक्स। ये प्रोसेस पूरे जेनेटिक्स का बेस है। ये आपको कोई नहीं बताता है बच्चों, ये आपको कोई नहीं बताता है। एक चीज अच्छे से समझो, जेनेटिक्स की हर एक बारीकी को अगर समझना है तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए बेटा। एनसीईआरटी को बाद में देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में एनसीईआरटी देखने वाले हैं। और इस टॉपिक के मतलब और भी एमबीआई है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल डिवीजन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ये सारे चैप्टर्स में लेने वाला हो। लेकिन उसका कोर्स होगा डीसीबी बायोलॉजी ऐप पे, तो देखते रहना। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने काम को। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने काम को। हम लोगों ने जेनेटिक्स क्या होता है देखा, हेरिडिटी क्या होता है देखा, वेरिएशन देखा, और इनकी पढ़ाई किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स से शुरू करेंगे। देखो बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आपको मालूम है क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ओके, अरे ये नहीं दिख रहा है अच्छे से, चलो इसको मिटाता हूं। व्हाइट कलर ही यूज करेंगे अपन। फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटा एक चीज समझो, जेनेटिक्स का जो टर्म था ना, वो
1906 में यानी 1906 में विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? तो मेंडल को बोलते हैं, ग्रेगोर जोहान मेंडल। किसको बोलते हैं? ग्रेगोर जोहान मेंडल। इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि बेटा जब इसके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, उसको सेल मालूम नहीं थी, उसको न्यूक्लियस मालूम नहीं था, उसको क्रोमोसोम मालूम नहीं था, उसको डीएनए मालूम नहीं था, फिर भी उसने जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स बताए वो आज भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, है ना। थोड़े बहुत उसको एक्सेप्शंस है, वो तो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आज भी वो रूल्स फॉलो होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल की छोटी सी स्टोरी सुन लो। एक फार्मर फैमिली में इनका जन्म हुआ था और फिर उसके बाद उन्होंने एक चर्च की जो मतलब उस टाइम पे जो चर्च में पढ़ाते थे वहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उसी चर्च में प्राइमरी टीचर बोल के काम शुरू किया। फिर उनको भेजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, जहाँ पे उन्होंने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। और मतलब आज बायोलॉजी बोलते हैं, वो पहले बायोलॉजी नहीं था, वो नेचुरल साइंस था। फिर ये 3 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े। वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो वापस से आए अपने वो जो मॉन्स्ट्री थी ब्रूनिया शहर में। वहां पे आने के बाद उन्होंने फिर से एज ए टीचर काम शुरू किया। वो काम शुरू करने के बाद उनके दिमाग में चल रहा था कि यार मैं कुछ ना कुछ करूं। तो उन्होंने सबसे पहले, ये उनके एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखो, उन्होंने क्या शुरू किए थे? मोस्ट फेमस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या शुरू किए थे बच्चों? उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखो यार, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाम याद रखो। एक्सपेरिमेंट्स का नाम क्या था? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किए थे बेटा? उनके चर्च के बाहर जो छोटी जगह थी वहां पे उनको ये एक्सपेरिमेंट करने थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट लेना है ये सेलेक्ट किया। तो उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए, अपने रिसर्च के लिए कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था बच्चों? पी प्लांट सेलेक्ट किया था। कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों? पाइजम सटाइवम। क्या नाम है? पाइजम सटाइवम। देखो यार, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट्स है। फैक्ट्स आपको वैसे के वैसे याद रहने चाहिए, है ना। तो पाइजम सटाइवम सेलेक्ट किया था बेटा। इन्होंने यही प्लांट क्यों सेलेक्ट किया? वाई पाइजम सटाइवम, यही प्लांट क्यों सेलेक्ट किया? तो उसके कुछ रीजंस थे बच्चों। एक रीजन था कि ये जो प्लांट है ये स्मॉल हर्बेशियस प्लांट था, यानी कम जगह में उसका ग्रोथ कर सकते थे। उसके बाद ये प्लांट एनुअल था, इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, है ना, यानी एक साल में कम से कम 3 साइकिल्स तो वो ले ही सकते थे। उसके बाद ये प्लांट के पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। कैसे थे वो हम लोग आगे देखने वाले। और ये प्लांट नेचुरली सेल्फ पोलिनेटिंग था, इसका फ्लावर साइज लार्ज था ताकि वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सके। और इसके जो क्रॉसिंग होने के बाद जो प्रोजेनी बनने वाली थी वो फर्टाइल बन रही थी ताकि आगे का एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो रहा था। तो ये सारी चीजें उन्होंने सोची थी। क्या क्या सोची थी? एक स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है ना, फ्लावर साइज लार्ज है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करना इजी है इसमें। नेक्स्ट, ये फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, नेचुरली ये सेल्फ पोलिनेटिंग है, और इसके जो कैरेक्टर्स थे बेटा वो कॉन्ट्रास्टिंग थे, इजीली कोई भी आएगा ना तो वो पहचान पाएगा, ऐसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। तो फिर उन्होंने ये पी प्लांट को यानी पाइजम सटाइवम को सेलेक्ट किया। क्यों किया उसके रीजन मैंने आपको बता दिए, क्यों किया उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। ओके, और फिर उन्होंने 1856 में एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे और 1863 तक उनके एक्सपेरिमेंट चले थे। 1884 में उनकी डेथ हो गई बच्चों, 1884 में उनकी डेथ हो गई, राइट। और एक चीज समझ लो, मेंडल दुनिया का सबसे लकी साइंटिस्ट था। मेंडल दुनिया का सबसे लकी साइंटिस्ट था, लेकिन दूसरी बात वो सबसे अनलकी भी था। आप बोलोगे यार ये दोनों चीजें एक ही बंदे के साथ कैसे? तो वो मोस्ट लकी भी था, मोस्ट अनलकी भी था। लकी इसलिए था बच्चों कि उन्होंने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया और उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए वो उनका नसीब था कि उसके रिजल्ट बहुत परफेक्ट आए, है ना। ये उनका लक था, क्योंकि आगे आगे जैसे हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे आपको मतलब ताज्जुब होगा कि यार
मतलब ये कैसे हुआ होगा? तो यार ये उसका नसीब था कि उसके रिजल्ट वैसे आए। अनलक इसलिए बच्चों की वो 1884 में एज मतलब एक बहुत आइडियल टीचर बोल के उनकी डेथ हो गई। लेकिन ना यार वो एक बहुत अच्छे बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, ये किसी को पता ही नहीं चला। मतलब यार वो इतने ग्रेट थे, आज हम लोग इनके बारे में इतना पढ़ते हैं, लेकिन मतलब जब तक वो थे तब तक उनको नहीं पता चला कि वो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो ये दो चीजें हैं बच्चों मेंडल के बारे में। ये अपनी सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजें समझनी तो चाहिए। जिसके बारे में पढ़ रहे, जो पढ़ रहे उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट? तो अब हम लोग शुरू करेंगे मेंडल के काम से। मेंडल के काम से, मैं थोड़ा पानी पी लूं दोस्तों। चलो मेंडल के काम से हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने बताया। तो पी प्लांट में उन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। क्या सेलेक्ट किए थे बच्चों? 7 कैरेक्टर। तो उसमें सबसे पहले याद रखो बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टर था प्लांट हाइट, या फिर आपकी एनसीईआरटी उसी को स्टेम हाइट बोलती है, सेम चीज है, प्लांट हाइट या स्टेम हाइट बोल सकते हो। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था सीड कलर, सीड कलर। तीसरा था बच्चों सीड शेप, तीसरा था सीड शेप। फोर्थ कैरेक्टर था पॉड कलर। फिफ्थ कैरेक्टर था पॉड शेप। सिक्स्थ कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन। और सेवेंथ कैरेक्टर था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। तो बच्चों उन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, 7 कैरेक्टर थे। स्टेम हाइट था, 2 कैरेक्टर सीड के थे, सीड कलर, सीड शेप। पॉड के थे, पॉड कलर, पॉड शेप। फ्लावर के थे, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे बच्चों? 7। अब ये 7 कैरेक्टर के लिए पी प्लांट में 14 वैरायटी थे, 14 वैरायटी थे। 14 वैरायटी मतलब एक वैरायटी ऐसा था जो टॉल था, एक ऐसा था जो ड्वार्फ था। ओके। सीड कलर के बारे में देखेंगे तो एक वैरायटी ऐसा था कि जिसका कलर येलो था, एक वैरायटी ऐसा था जिसका कलर ग्रीन था। समझ में आ रहा है? तो हर एक में 2-2 वैरायटी थे। मतलब प्लांट हाइट के लिए 2 वैरायटी थे, सीड कलर के लिए 2 वैरायटी, सीड शेप के लिए 2 वैरायटी। अच्छे से समझो, ये टेबल हम लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आगे जो क्रॉसेस आते हैं और जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं ना, तो हम लोगों को एक बेसिक आइडिया क्लियर होनी चाहिए कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या डोमिनेंट है, क्या रेसेसिव है। ये डोमिनेंट रेसेसिव क्या चक्कर है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले अभी हम लोग सिर्फ टेबल को समझेंगे। तो चलो, प्लांट हाइट में क्या था? टॉल। दूसरा वैरायटी क्या था? ड्वार्फ। अब देखो यार, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो ये था डोमिनेंट, ये कैरेक्टर कैसे थे? डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट बोला है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, अच्छे से समझो, है ना। और ये था रेसेसिव, ये क्या है? रेसेसिव। तो बेटा डोमिनेंट का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा लिखते हैं, तो ये मैंने टी लिखा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? वही स्मॉल केस में, लोअर केस में, स्मॉल लेटर में मैं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? इसको लिखने का ये तरीका ध्यान में रखो, नहीं तो चक्कर मतलब गड़बड़ हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। ओके। सीड कलर के लिए था येलो, राइट, और इधर था ग्रीन। कैसे डिनोट करूंगा बच्चों? चलो ध्यान दो, इसका मैं फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगा डोमिनेंट का। इधर क्या लिखूंगा? स्मॉल वाई। क्लियर है? फिर आता है सीड शेप। सीड शेप में था राउंड, कैसे लिखूंगा? कैपिटल आर। और दूसरा कैरेक्टर था रिंकल्ड, क्या था? रिंकल्ड। इसको लिखूंगा स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? मैं समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? पॉड कलर में था बच्चों ग्रीन, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल जी। और येलो, यानी सीड कलर और पॉड कलर में एग्जैक्ट अपोजिट चीज है। क्लियर है? क्लियर है? ओके।
पॉड शेप में आता है बच्चों इन्फ्लेटेड, क्या आता है इन्फ्लेटेड, यानी पूरा ऐसा सीधा नॉर्मल, है ना। और इसको मैं लिखूंगा कैपिटल आई, और इधर आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, क्या आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्मॉल आई। ओके, फिर आता है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में क्या आता है बच्चों एक्सियल, क्या आता है एक्सियल, और इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा। फिर दूसरा आता है टर्मिनल, इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। बेटा ये एक्सियल टर्मिनल होता क्या है, जैसे ये प्लांट है तो ये ऐसे अगर फ्लावरिंग हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं एक्सियल। लेकिन अगर ये ऐसे यहां पे अगर फ्लावरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं टर्मिनल। समझ में आ रहा है। फिर फ्लावर कलर में था वॉयलेट, इसको कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, और व्हाइट इसको स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो ये टेबल आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे जो देखने वाले बेटा, आगे तुम ऐसे ऐसे ट्रिक्स देखने वाले हो। ये ट्रिक्स अगर आपने एक बार सीख ले तो आपका तो काम ही हो गया बच्चों। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, 10 सेकेंड के अंदर अगर आपका आंसर नहीं आया, 10 सेकेंड के अंदर अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आने दो, 10 सेकेंड के अंदर अपना आंसर आता है बच्चों, 10 सेकेंड के अंदर, बस अच्छे से समझो। तो ये 7 कैरेक्टर क्लियर है आपको, राइट। अब हम लोग देखने जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने बेटा, मेंडल ने क्या किया था, पहले अभी मेंडल को समझो। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, उसमें 7 कैरेक्टर उसने पढ़ाई के लिए सेलेक्ट किए। क्यों ये 7 ही कैरेक्टर किए थे ये हमें मालूम नहीं था, है ना। बाद में तो लोगों को बहुत खुशी हो गई थी कि जब पी प्लांट में ऐसा पता चला। देखो बेटा, पी प्लांट में आपको मालूम है पी प्लांट में क्रोमोसोम कितने होते हैं, पी प्लांट में क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों, पी प्लांट में क्रोमोसोम होते हैं 14, और मेंडल ने वैरायटी कितने लिए थे 14। लोगों को लगा अरे बाप रे, मेंडल कितना भारी बंदा था, उसको कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी उसने बराबर 14 कैरेक्टर लिए, और 14 ही क्रोमोसोम होते हैं, 14 ही क्रोमोसोम होते हैं। बाद में हमें पता चला बेटा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं थे। लेकिन खैर यार, ये मतलब मेंडल के बारे में बहुत बार हुआ है ऐसे, है ना। तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, 14 वैरायटीज सेलेक्ट किए, 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए। क्यों ऐसा किया था मालूम नहीं, लेकिन 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। फिर उसने क्या किया, वो बहुत पेशेंस वाला बंदा था बेटा। हमेशा याद रखो, जब बड़ी जंग होती है ना तो पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं। जितना बड़ा जंग होगा ना उतने ज्यादा हमारे में पेशेंस होने चाहिए। लड़ने के लिए ना जितनी ताकत जरूरी होती है उतनी ही हिम्मत और पेशेंस भी जरूरी होते हैं। तो आप भी नीट का जंग लड़ रहे हो ना, ये बहुत बड़े हिम्मत वालों का काम है। आप मतलब पूरे 2 साल पढ़ाई करना है, रिपीटर्स है तो 3 साल 4 साल आप पढ़ाई करते हो, तो ये लंबा जंग है बेटा, लंबा जंग है। तो इसमें ना पेशेंस और हिम्मत बहुत जरूरी होती है, और आप लोग ये सच में यार बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हो। खैर हम तो मतलब कोशिश तो करते हैं आपको हर चीज देने की, लेकिन यार आपको भी मानना पड़ेगा, इतने पेशेंस के साथ आप लोग प्रिपरेशन करते हो यार, हैट्स ऑफ आपको। चलो, तो मेंडल ने क्या किया, बहुत पेशेंस था उसके पास। उसने क्या किया, पहले एक कैरेक्टर लिया, दैट इज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट को लिया उसने। फिर अब उसमें कितने ट्रेट थे, 2 थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था। तो वो बंदे ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक पूरे लाइन में टॉल प्लांट लगा दिए, मान लो 10 प्लांट लगा दिए थे। फिर ड्वार्फ प्लांट लिए, उसको एक लाइन में लगा दिया, राइट। मान लो 10 प्लांट उसने ड्वार्फ वैरायटी के लगाए। अब बेटा उसने क्या किया, वो बहुत होशियार था। देखो हाँ, एक्सपेरिमेंट साइंस है ना, मतलब साइंस ऐसी चीज नहीं है बेटा। साइंस किसको बोलते हैं हम लोग, साइंस क्या होता है मालूम है अगर कोई एक चीज मैं एक ही तरीके से बार बार रिपीट करता हूं और उसका रिजल्ट सेम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक। समझ में आ रहा है। यानी मैं भगवान के दरबार में चला गया, माथा टेका और पास हो गया, है ना, ये हो गया चमत्कार। ये क्या हो गया, चमत्कार।
लेकिन मैं हर बार भगवान के पास माथा टेक के आता हूं, बिना पढ़ाई के एग्जाम को चला जाता हूं, फिर भी अगर पास हो जाओ तो वो हो जाएगा साइंस। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। भगवान उन्हीं को साथ देते हैं बेटा जिनकी कड़ी मेहनत होती है। भगवान उन्हीं को साथ देते हैं जो लड़ते हैं, है ना। तो ये मेंडल ने क्या किया, मस्त एकदम एक साइड में 10 प्लांट लगा दिए, इधर 10 ड्वार्फ प्लांट लगा दिए और उसको सेल्फिंग होने दिया। 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक उसने क्या किया कि मतलब जो प्लांट है उसका पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे पड़ेगा। ऐसा नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन होने दिया तो उसको पता चला कि यार इसमें से कुछ प्लांट कुछ भी हो जाए सिर्फ टॉल प्लांट देते हैं और कुछ प्लांट हमेशा ड्वार्फ प्लांट देते हैं। फिर उसने ये 2 पेरेंट को सेलेक्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? प्योर बोलते हैं। प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? कितनी भी बार देखो यार ये ऐसा ही है, इसको बोलते हैं प्योर। मैं हाइब्रिड नहीं हूं, मैं यहां पे भी वैसे ही बोल रहा हूं, मैं क्लासरूम में भी वैसे बोलता हूं, मैं बच्चों के साथ भी वैसे बोलता हूं, मैं पेरेंट के साथ भी वैसे बोलता हूं। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्योर। कुछ लोग हाइब्रिड होते हैं, देखो क्लासरूम में एक बोलते हैं, बाहर एक बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं, वो क्या हो गए बच्चों? उनके जीन में है ना फिर मतलब मिक्सिंग है यार, वो हाइब्रिड है। प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सब वो जो कैरेक्टर है उसके लिए वो कंप्लीट है। तो उसने ऐसे एक टॉल प्लांट प्योर सेलेक्ट किया, ड्वार्फ प्लांट प्योर सेलेक्ट किया। अब देखो अब मैं ये होने के बाद आपको प्योर, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड समझाने के बाद एक्सप्लेन करने वाला वो टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी होता है ताकि आगे का हर चीज सिंपल लगे आपको, है ना। तो देखो उसने क्या किया, मान लो एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया उसने, एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया अपने पढ़ाई के लिए, है ना, एंड दैट इज प्लांट हाइट। क्या था वो? प्लांट हाइट। मान लो उसने प्लांट हाइट के लिए अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने हैं। ओके, अब उसने क्या किया, इसमें एक प्लांट को सेलेक्ट किया टॉल और दूसरा क्या सेलेक्ट किया? ड्वार्फ। अब देखो बच्चों अच्छे से समझो, मुझे आंखों से जो कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे मुझे एक प्लांट टॉल दिख रहा है, एक प्लांट ड्वार्फ दिख रहा है ना। ये मान के चलो, देखो ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है, तो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? फिनोटाइप। ओके, अब इसके हम लोग क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। अब बेटा जीनोटाइप क्या होता है? जैसे मैंने बोला ना, मेरे जो भी कैरेक्टर है वो किसकी वजह से बच्चों? डीएनए की वजह से। तो प्लांट की हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, किसकी वजह से होंगी? डीएनए की वजह से। तो डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो एक्सप्रेस होता है, इनहेरिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग उसको? जीन। समझ में आ रहा है? डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक्सप्रेस होता है, यानी अब मेरे पास तो बहुत बड़ा डीएनए है, मैं पूरे डीएनए को जीन बोलता हूं क्या? नहीं। उस डीएनए में मान लो इतना लंबा मेरे पास डीएनए है, उसमें से सिर्फ ये वाला डीएनए कुछ प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन बनाएगा तो वो एक्सप्रेस भी होगा ना यार, प्रोटीन बनाएगा तो एक्सप्रेस भी होगा ना। ये वाला सेगमेंट है पूरे डीएनए में से जो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ कैरेक्टर दिखा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जीन। इसको क्या बोलूंगा? जीन। अभी के लिए जीन ही बोलना है, आगे के चैप्टर में और कंफ्यूजन दूर होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। सो व्हाट इज जीन? बेटा जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग एबिलिटी टू गेट इनहेरिट एंड एक्सप्रेस। बच्चों जो इनहेरिट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और एक्सप्रेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। अब देखो मेरे पास जो डीएनए आया वो किसका है बच्चों? मेरे पास जो डीएनए आया वो किसका है? 50% मेरे मां का है, 50% मुझे फादर ने दिया। तो 50% डीएनए मेरा मदर से आया, 50% डीएनए मेरा फादर से आया, राइट। तो बेटा हमारे पास एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं। हमारे पास एक ही टाइप के जीन के कितने कॉपीज होते हैं? 2। सेम जीन मुझे मेरी मां भी देती है, सेम जीन मुझे मेरे पापा से भी आता है। समझ में आ रहा है? तो एक जीन के कितने कॉपीज आ गए मेरे पास? 2।
तो अगर मुझे जीनोटाइप लिखना है यानी वो जीन को डिनोट करना है तो मैंने वो कितनी बार लिखना चाहिए बच्चों? 2 बार लिखना चाहिए। ये समझो। अरे बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि इसको मैं कैपिटल टी क्यों लिखूं। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता है, इसको हम लोग कैपिटल टी और इसको स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, 2 ही बार क्यों लिखते हैं? तो बेटा हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, हम लोगों में कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे मेरे पास जो डीएनए है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। देखो कौन से कंडीशंस होते हैं, सुनो। देखो जैसे मेरे पास कंडीशंस है होमोजाइगस, टर्म्स को समझो। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है बेटा? जब मेरे पास मेरे माँ और बाप ने जो जीन दिए हैं वो दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये क्या हो गया? होमोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील्स। बेटा ये क्या हो गया? होमोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरे मदर साइड से जीन आया एक, उसी का कोई दूसरा एक टाइप थोड़ा चेंज हुआ वाला, सेम जीन सेम है, लोकस सेम है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दूसरा है वो से, है ना, तो वो फादर से आया। तो ऐसा हो सकता है कि वो 2 जीन जो है वो अलग अलग है, डिसिमिलर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये मैं लिखूं तो ये क्या हो गया बच्चों? हेटेरोजाइगस। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं? प्योर। इसको क्या बोलते हैं? प्योर। और एक चीज है बेटा, और एक चीज है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है मालूम है क्या आपको? यानी एक ही जीन है, मेरे पास 2 है ना, तो जिसके पास एक ही है उसको क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस। अब देखो मेरे वाई क्रोमोसोम पे जो जीन है, मेरे वाई क्रोमोसोम पे जो जीन है, मुझे मदर ने वाई क्रोमोसोम दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो वाई क्रोमोसोम के जो जीन है उसके कितने कॉपी है मेरे पास? सिर्फ एक, है ना। उसके कितने कॉपी मेरे पास? सिर्फ एक। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। मान लो सिर्फ कैपिटल ए है, वाई क्रोमोसोम वाला है। या फिर गैमेट जो होते हैं ना बेटा, गैमेट्स में 2 कॉपी होते हैं क्या जीन के? नहीं, दोनों में से कोई एक ही जाता है ना गैमेट में। हम लोगों ने मियोसिस में देखते हैं हम लोग, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्म करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। ये टर्म्स को समझो। अब ये होमोजाइगस कैसे होते हैं? देखो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है ना, और ये उसी का दूसरा कॉपी है। यहां पे अगर कैपिटल टी है तो यहां पे भी कैपिटल टी है। मेरे पास एक क्रोमोसोम की कितने कॉपी है? 2। तो उस पे जो जीन होते हैं सेम लोकस पे होते हैं। ये समझो एक ही जीन जो रहेगा वो सेम लोकस पे रहेगा। तो मेरे पास जीन की कितने कॉपी हो गए? 2। इसी को हम लोग अलील भी बोलते हैं। तो अलील कोई अलग चीज नहीं है बेटा, अलील यानी जीन की ही कॉपीज है ना। एक जीन के 2 अलील नहीं होते, है ना। जीन और अलील एक ही टर्म है। समझ में आ रहा है? अब देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? जैसे मान लो यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे क्या है? स्मॉल टी। और हेमीजाइगस में क्या होगा बेटा? मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं है। गैमेट में होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं क्या? वो क्या करते हैं? पैचिटिन में पेयर फॉर्म करके क्रॉसिंग ओवर करके एनाफेज 1 में सेपरेट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम अलग गैमेट में चला गया, ये क्रोमोसोम अलग गैमेट में चला गया। समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझो। नहीं समझ रहा है तो इसको स्लो करके देखो और एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। ओके, तो चलो आगे भी इसके बारे में देखना है। तो आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस पता चल गया, राइट। अब देखो बेटा, तो ये कैसे पेरेंट लिए थे? मेंडल ने पेरेंट कैसे लिए थे? प्योर होमोजाइगस। कैसे सेलेक्ट किया था? तो सेवरल जनरेशंस तक उसने सेल्फिंग होने दिया और देखा कि यार ये कैरेक्टर मतलब कभी चेंज नहीं हो रहे, तो वो क्या हो गए? प्योर। तो उसने प्योर पेरेंट ले लिए। अब देखो आगे क्या होता है। अब बेटा इसके क्या बनेंगे? गैमेट्स। इसके क्या बनेंगे? गैमेट्स। अब गैमेट में मैंने बताया दोनों अलील आते हैं क्या कभी गैमेट में? नहीं, दोनों में से कोई एक ही आता है, इसलिए गैमेट कैसे होता है? हेमीजाइगस। इसमें भी क्या आएगा? एक ही आएगा। समझ में आ गया? अगर ये दोनों एक साथ आ गए, तो क्या बना बेटा? यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या बोलते हैं? F1।
अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो मेंडल ने क्या किया था बच्चों, ध्यान से सुनो। मान लो ये एक फ्लावर है, ये उसके एंथर है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है ना। ये फ्लावर जो है ये मेल है, ये क्या है? मेल। उसने कंसिडर किया था, वैसे तो ये बाइसेक्सुअल है ना। फिर ये ड्वार्फ प्लांट का फ्लावर है, ओके। ये फीमेल सिलेक्ट किया उसने, ये उसने क्या सिलेक्ट किया था? फीमेल। अब देखो उसने क्या किया बेटा, जिसको फीमेल सेलेक्ट करना है उसमें मेल गैमेट फॉर्म होने की जरूरत है कि अपने को? नहीं। तो उसने क्या किया, इनको, जिसको फीमेल सेलेक्ट करना है उसका क्या किया? इमैस्कुलेशन। क्या किया बच्चों? उसने इसका इमैस्कुलेशन। व्हाट इज मीन बाय इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर वेल बिफोर एंथेसिस, यानी एंथर में पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होने के पहले एंथर को निकाल दो, तो यहां पे मेल गैमेट ही नहीं बनेंगे, राइट। फिर इसके स्टिग्मा को उसने क्या लगा दिया? बैक। उसने क्या लगा दिया? बैक। इधर क्या किया, जिसको मेल सेलेक्ट किया था इसके एंथर को क्या लगाया? बैक। अब क्या होगा देखो बेटा, इस एंथर में जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो कहां पे पड़ेंगे? इस बैग में। फिर इस बैग से वो उठाएगा और कहां पे जाके डालेगा? इस स्टिग्मा पे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? मान लो ये कैपिटल टी था, तो इसके गैमेट में क्या था? कैपिटल टी। मान लो ये स्मॉल टी था, तो इसके गैमेट में क्या था? स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आके फ्यूज हुए तो क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको उसने क्या बोला? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1। क्या बोला उसको? F1। और फिर उसने क्या किया देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन किया, मस्त बैठ गया। फिर फ्रूट्स बने, है ना, तो शेंगा आल्या। फिर उसमें सीड्स बने, मैच्योर होने दे। देखो पेशेंस कितना था बेटा। एक लाइन में टॉल लगाए थे, एक लाइन में ड्वार्फ लगाए थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, वेट किया, सीड्स बनने दिए, वो सीड्स निकाले और वो ग्रो किए। हम लोगों को लिखने को कुछ नहीं जाता, आपको सुनने को जान पे आता। उसने ये पेशेंस रख के सब चीज किया बच्चों। एक एक साल तो प्योर लाइन पेरेंट्स सेलेक्ट करने को लगते हैं। उसने ये किया। मैं बोलता हूं लंबी लड़ाई वही जीतते हैं जिनमें पेशेंस होते हैं, है ना। तो फिर उसने अब वो सीड्स लिए, वो लगाए। वो लगाने के बाद उसने ऑब्जर्व किया यार सारे के सारे प्लांट कैसे दिख रहे उसको, सारे के सारे प्लांट कैसे दिख रहे उसको? टॉल दिख रहे, राइट। फिर उसने क्या किया, उसने उनका सेल्फिंग होने दिया। नेचुरली क्या होने दिया? सेल्फिंग। क्या होने दिया? सेल्फिंग। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या था? तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल्फिंग। समझ में आ रहा है? मेंडल की एक्सपेरिमेंट में क्या था? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एंड सेल्फिंग। अच्छे से ध्यान में रखो। आपको पूछेंगे F1 जनरेशन किस प्रोसेस से आई? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से आई। F2 जनरेशन कैसे आई? तो सेल्फिंग से आई। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान से करो। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको मिटाता हूं, देखो। अब उसको, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करना है कि उसको नहीं, क्या करना है उसको? सेल्फिंग। अब सेल्फिंग का मतलब समझो, सेल्फिंग का मतलब समझो। ये जो प्लांट है, ये जो टॉल प्लांट है, ये जो टॉल प्लांट है ना, इसके एंथर में भी यही है। इसके एंथर का जीनोटाइप क्या है? मतलब उसके जो सेल्स है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओव्यूल में भी वही जीन्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सेल्फिंग का मतलब क्या है? इसका और इसका क्रॉसिंग हो रहा है। अब इसके कितने गैमेट बनेंगे बच्चों? 2 टाइप के बनेंगे। देखो गैमेट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट को फॉर्म करने का सबसे स्टैंडर्ड मेथड में बताने वाला हूं। गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? हमेशा जब भी आपको हाइब्रिड दिखे ना बच्चों, तो उसको ऐसा फोर्क निकालो। हमेशा जब भी हाइब्रिड बनते हैं तो उसको क्या निकालो? फोर्क निकालो। कितने? 2।
कैपिटल टी स्मॉल टी, बन गए 2 गैमेट, खत्म। आगे के कैसे गैमेट बनाने वो अगर देखना है तो चलो पहले गैमेट का सीख लेते हैं। मान लो आपको ये ऐसा दिया है मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, आपको बोला इसके गैमेट लिखो। सिंपल लॉजिक है बच्चों, सिंपल लॉजिक। हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड है ना, फोर्क निकालो। क्या लिखोगे यहां पे, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हाइब्रिड है ना, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा, सिंपल। यहां पे क्या आएगा बच्चों, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां पे क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, यहां पे क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। कितना सिंपल है, बन गए 4 गैमेट। अब आप बोलोगे सर ये गैमेट, अगर आपको ऐसे पूछा कि कितने गैमेट बनते, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो आप। मान लो आपको मैंने ये क्रॉस दिया, ये गैमेट की प्रोसेस समझ में आ गई। ये हाइब्रिड था, मैंने फोर्क निकाला, और एक हाइब्रिड था, मैंने और फोर्क निकाले, लिख दिया, खत्म। कितना इजी ट्रिक है बेटा, कितना इजी है। अब ये चलो, मैंने आपको पूछा, सिर्फ पूछा, गैमेट बनाने को नहीं बोला, आपको पूछा कि इसके गैमेट कितने बनते हैं, इसके गैमेट कितने बनते हैं, कैसे बताओगे। सिंपल फॉर्म्युला है बेटा, सिंपल फॉर्म्युला है, 2n। काय टेन्शन घ्यायचं नाही, डायरेक्ट उत्तर येतं, डायरेक्ट 2n, वेयर n is equal to number of hybrids, n is equal to number of hybrids। कितने हाइब्रिड है बच्चों, हाइब्रिड किसको बोलते हैं, 2 अलील अलग अलग होंगे तो। कितने हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, कितने हाइब्रिड हो गए, 2। तो लिखो यार 2^2, कितने गैमेट बनेंगे, 4। समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अब ये मिटा देता हूं मैं, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। चलो इसके गैमेट बनाने हैं आपको, इसके गैमेट बनाने हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2^2, क्या लिखोगे बच्चों, 2^2 क्या लिखोगे, कितने हाइब्रिड है, 1 2 3, ये लिखा। कितने गैमेट बनेंगे इसके, 8। कितने गैमेट बनेंगे, 8। कैसे बनते, ध्यान दो। हाइब्रिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फोर्क लाइन मेथड। हाइब्रिड है, देखो फोर्क लाइन मेथड से अगर गैमेट बनाओगे ना दोस्तों, देखो जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपका वो सब इजी हो जाएगा, है ना। लेकिन शुरू में फोर्क लाइन मेथड अगर यूज करोगे ना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, जिंदगी में गलती नहीं करोगे। क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तीसरा हाइब्रिड है, और फोर्क बनाओ, हर एक के सामने फोर्क बनाओ, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, बस लिखते जाओ। क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इधर क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। मेरे पास तो इससे भी इजी ट्रिक है, इससे भी इजी ट्रिक है, लेकिन उसके लिए डीसीबी बायोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी मिलेगा बच्चों। हर चीज एक ही जगह पे नहीं मिलेगी। यहां पे क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से। बेटा इससे आसान तरीका भी है, लेकिन इसके इतना परफेक्ट तरीका पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। फोर्क लाइन मेथड बन गए क्या, 8 गैमेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे बच्चों। अब आपने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकालो, बाद में मैं जो बताता हूं वो देखना है। देखो मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। कितने गैमेट बनेंगे बच्चों, कितने गैमेट बनेंगे, देखो ध्यान दो। 2^2 क्या लिखूंगा मैं, ये हाइब्रिड है, यस। ये है क्या दोस्तों हाइब्रिड, नो, दैट इज कैपिटल बी है। ये हाइब्रिड है क्या, नहीं। ये हाइब्रिड है, तो कितने हाइब्रिड हो गए, 2। गैमेट कितने बनेंगे बच्चों उसके, 4। कंफ्यूज नहीं होना, पकड़ के रखो अपने बेस को,
कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता जब तक आपने आपके बेस को पकड़ के रखा है। जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, बेसिक नॉलेज जिस दिन छूट गया, उस दिन आपको कोई नहीं पकड़ने वाला, आप फिर कहीं पे भी जाके गिरने वाले हो। तो हमेशा बेस को पकड़ो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, दो ही हाइब्रिड थे, कितने गैमेट बन रहे बेटा? 4। आप बोलोगे सर इसका फोर्क लाइन निकाल के बताओ। चलो निकाल के बताता हूं। क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। बेटा जब हाइब्रिड नहीं होता है ना, उसको सीधा सीधा ऐसा लिखो। जब हाइब्रिड नहीं है तो सीधा सीधा लिखो, कोई टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट वाला हाइब्रिड है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना? देखो अब क्या आ रहा है, बन गए 4 गैमेट। ये गैमेट बनाने की जो प्रोसेस है ना बेटा, ये दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो ऐसे जो ट्रिक्स होता है ना, इसके लिए डीसीबी बायोलॉजी है बेटा, है ना? हम लोग नीट में मार्क लाना ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चों कम से कम समय में बायोलॉजी में मार्क लाना ये सबसे चैलेंजिंग है। और कम से कम समय में अगर आपके बायोलॉजी के मार्क अगर आते हैं, मान के चलो बेटा अगर आप 50 मिनट में बायोलॉजी का पेपर अगर सॉल्व करते हो, तो बचे हुए जो 40 मिनट है ना, वो जो टाइम है ना, वो आप फिजिक्स को दे सकते हो। तो बेटा डॉक्टर बनना है ना, तो तीनों का सब्जेक्ट, तीनों का रिजल्ट जरूरी होता है। पीसीबी, तीनों का रिजल्ट जरूरी होता है पीसीबी का। तो बायो जितना फास्ट करोगे उतना इन दोनों का स्कोर बढ़ता है। बायो ही आपका फिजिक्स का स्कोर बढ़ा के दे सकता है। कैसे? बायो के पेपर का ऐसा प्रैक्टिस करो कि कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। देखो यार 90 मिनट 100 मिनट लगा के तो कोई भी 360 ले लेगा, लेकिन साला 50 मिनट में अगर आपने उतने मार्क अगर ला लिए ना, तो बेटा आप टॉपर हो, तो टॉपर हो। ऐसे ये किसी और का काम नहीं है। नहीं तो बैठते पूरा रटते 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 क्वेश्चन देख रहे, सोच रहे, सर खुजा रहे, फिर टिक कर रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तेरे सिर्फ बायो के मार्क आएंगे, और बायो में तूने 360 भी ला लिए और इधर अगर मार्क नहीं आए ना बेटा, तो कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो तीनों सब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखो। डॉक्टर बनना है ना, तीनों सब्जेक्ट। बेटा बायोलॉजी पावर प्ले की तरह है। बायोलॉजी कैसा है? पावर प्ले की तरह है। कम से कम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन निकालो, आपका जो मतलब ये मैच है ना, आपकी फिक्स हो जाती है। समझ में आ गया? वैसे नीट की मैच है ना बेटा, कम से कम समय में बायो में अच्छे मार्क लेके आओ, कम से कम समय में ज्यादा स्कोर, फिर देखना यहां पे आपको टाइम मिलता है, फिर यहां पे आपको टाइम मिलता है। और ये टाइम बचाने के लिए डीसीबी बायोलॉजी ऐसे ऐसे ट्रिक्स देता है हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, कि आप बोलोगे यार ये मतलब ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। और वो देखने के लिए डीसीबी बायोलॉजी को फॉलो करो। हमारे ऑफलाइन बैचेस बहुत अच्छे से चलते हैं, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप ऑनलाइन में कर सकते हो। हमारे ऐप पे बहुत सारे मतलब सस्ते और छोटे छोटे कोर्सेस आपको मिलेंगे, वहां पे भी आप कर सकते हो। तो उसको फॉलो करना मत भूलिए। ये गैमेट का चक्कर आपको पता चल गया, गैमेट कैसे बनते पता चल गया। चलो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई गैमेट की, है ना? सीधा सीधा 2:n, क्या याद रखोगे बच्चों? 2:n और फोर्क लाइन मेथड। इससे भी बढ़िया ट्रिक है, इससे भी बढ़िया ट्रिक है, वो ऐप पे देख लेना, वो ऐप पे देख लेना। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग यहां तक आ गए थे, राइट? तो यहां पे देखो बच्चों, मैंने गैमेट लिख दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आ गए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे वापस आ गए। वापस आ जाओ, सिर्फ ट्रिक ट्रिक खेलते मत बैठो, है ना? ये अब इसके 2 गैमेट बनते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। टेबल बना लिया। इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। व्हाट इज प्यूनेट स्क्वायर? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ गिवन क्रॉस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अ गिवन क्रॉस। देख बेटा इस बॉक्स में क्या लिखेगा? यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे लिख कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
स्मॉल टी समझ में आ गया। अब ये देख, कैपिटल टी डोमिनेंट है ना, कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट। ये कैसे आएगा, टॉल। ये कैसे आएगा, टॉल। ये कैसे आएगा, टॉल। ये कैसे आएगा, ड्वार्फ। तो अगर मैं फिनोटिपिक यानी दिखने वाला रेशो अगर लिखने जाऊं तो क्या आएगा बेटा, टॉल कितने आएंगे, 3, ड्वार्फ कितने आएंगे, 1। मैं अगर जीनोटिपिक रेशियो लिखूं, कितने टाइप के जीनोटाइप है। आप बोलेंगे सर मेंडल को तो कुछ मालूम नहीं था, तो उसने जीनोटिपिक रेशियो कहां से लाया। बेटा मेंडल को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज जिसको हम लोग जीन बोलते हैं ना, उसको उसने फैक्टर बोला था। आगे टर्म्स देखने अपने को, उसने उसको फैक्टर बोला था, और उसने सब क्रॉसेस में से ही हर एक चीज को निकाला है ना। तो देखो कैपिटल टी कितनी बार आता है, 1 बार आता है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आता है, 2 बार आता है। स्मॉल टी कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो आप बोलोगे सर ये भी टॉल है और ये दोनों भी टॉल है, तो उसको कैसे पता चला कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा प्योर है। बेटा उसने किया था टेस्ट क्रॉस। क्या किया था, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट को अगर आप रेसेसिव से अगर क्रॉस करो, देखना है आपको, मजा देखनी है, जादू देखना है ना आपको। चलो आ जाओ मैं बताता हूं। देखो ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है, ये भी कैसा है, टॉल प्लांट है। कैसे पता चलेगा कौन सा प्योर है और कौन सा हाइब्रिड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस। अच्छे से समझो क्या देख रहे हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस। इसको अगर मैं इसके साथ क्रॉस करूं, इसको भी इसके साथ, देखो इसके कितने गैमेट बनेंगे बेटा, सिर्फ 1। इसका कितना गैमेट बनेगा, सिर्फ 1। ये प्लांट कैसे आ गए, टॉल। इसके कितने गैमेट बनेंगे बेटा, 2। अब मालूम है आपको इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2। इसके कितने बनेंगे, 1। 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। तो बेटा अगर प्लांट हाइब्रिड है तो टेस्ट क्रॉस में तेरे को तुरंत समझ में आ जाता है, 50% तेरे को रेसेसिव मिलेंगे, 50% तेरे को डोमिनेंट मिलेंगे। यहीं पे तेरे को पता चला ये प्लांट हाइब्रिड है। इधर मिले थे क्या, इधर मिले क्या, नहीं मिले। पता चला ना हाइब्रिड और होमोजाइगस उसने कैसे ढूंढा होगा। तो उसने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस। क्या किया था, टेस्ट क्रॉस। समझ में आ गया, टेस्ट क्रॉस भी आपको क्लियर है। ओके वापस से चलते हैं अपनी क्रॉस पे। ये हो गया क्लियर। अब यार उसने क्या किया मालूम है क्या, ये F1 जनरेशन जब देखा ना, और एक टर्म बता रहा हूं, ये F1 जनरेशन जब उसने देखा तो उसको लगा यार शायद प्लांट में भी मेल डोमिनेंसी है। उस समय हमारे में थी ना, आदमी लोग जो थे मतलब ह्यूमंस में मेल डोमिनेंट हुआ करते थे, है ना, हुआ करते थे। अब नहीं है ना, पुराना हो गया वो चीज। हिस्टॉरिकल कधी काळी या जगामध्ये माणसांचे म्हणजे काय ते पुरुष प्रधान संस्कृती अगदी आनंदाने नाचत होती आणि त्यांनी त्यांच्या नालायकापणामुळे त्यांच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आणि आता ते घरी भांडे घासायला लागलेले आहेत, असं काही दिवसांनी पुस्तकात येईल, बरोबर ना। चलो ध्यान दो, जब F1 में पूरे के पूरे टॉल आए, उसने मेल गैमेट किसके लिए थे, टॉल प्लांट के। उसको क्या लगा मेल डोमिनेंसी है। लेकिन मेंडल बहुत होशियार था बेटा, मेंडल साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट ऐसे ही किसी को नहीं बोलते। उसने तुरंत चेक किया, उल्टा करके देखा। उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल में उसने क्या किया, पहली बार उसने टॉल को मेल सेलेक्ट किया था, यानी उसके पोलन ग्रेन लिए थे। ड्वार्फ को फीमेल सेलेक्ट किया था, उसका इमैस्कुलेशन और बैगिंग किया था। दूसरी प्रोसेस ने उसने क्या किया, टॉल का इमैस्कुलेशन और बैगिंग किया और ड्वार्फ के पोलन ग्रेन यूज किए, फिर भी उसको सेम रिजल्ट मिले। यह होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल ने इतने अलग अलग क्रॉसेस करके देखे थे और उसके हिसाब से उसने यह बताया बेटा 10 साल जिंदगी के उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में डाले हैं। ऐसे रिजल्ट नहीं आते बच्चों, ऐसे रिजल्ट नहीं आते। 10 साल अपने डाले हैं, आप भी डाल रहे हो, लेकिन सिस्टमेटिक डालो, सिस्टमेटिक डालो। जिंदगी में कभी भी हर एक काम के लिए ना एक डायरेक्शन होना जरूरी होता है। अगर डायरेक्शन लेस काम करोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर जैसे मान लो ये एक खिला है,
ये एक खिला है, मैंने आपको बोला कि इसको दीवार में ठोको तो बेटा ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसी को हम लोग अगर पॉइंटेड करते हैं, इसी को अगर हम लोग पॉइंटेड करते हैं तो वो दीवार में जरूर जाएगा, कम ताकत में जाएगा, कम समय में जाएगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन को, ये जो डायरेक्शन है आपकी प्रिपरेशन को, ये जो स्पेसिफिसिटी है, ये डीसीबी बायोलॉजी देता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपकी प्रिपरेशन को स्पेसिफिसिटी और डायरेक्शन जो है, पॉइंटेडनेस, बेटा पढ़ाई हर कोई कर लेता है, लेकिन उस पढ़ाई में जो पॉइंटेडनेस होना चाहिए ना, वो डीसीबी बायोलॉजी देता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, वहां पे आपको पता चला कि फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। एक कैरेक्टर के लिए मैंने क्रॉस किया, आपको बचे हुए 6 कैरेक्टर के लिए क्रॉस करना है। जिसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफेक्ट, उसको आगे के ट्रिक्स ऐसे चुटकियों में समझेंगे, चुटकियों में, 10 सेकेंड के अंदर आंसर, चुटकियों में, क्रॉस कैसा भी आने दो लेकिन आपको समझेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा है बेटा? अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, उसको लॉज के फॉर्म में एरिक शर्मा, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी वराइज ने बताया था 1901 में दुनिया को। मैंने आपको बोला 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। बैड लक उनका कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट है, ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन 1901 में जब तक हम लोगों ने मियोसिस का रिसर्च कर लिया था, तो ह्यूगो डी वराइज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक शर्मा 3 बंदे थे, इन्होंने मेंडल का वर्क रीपब्लिश किया था फ्लोरा नाम की जर्नल में, और वहां पे उन्होंने उसका जो कंक्लूजन था उसको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की थी, और फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत समझा था। फिर भी वहां पे भी कंफ्यूजन था ही मेंडल के बारे में, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था जो उन्होंने भी दिया था, लेकिन फिर भी वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे 2 लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा टोटल 3 लॉ है, तीसरे का भी नाम मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा भी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो पहले जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन होते हैं। कैसे? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इन अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स प्योर थे, इन अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स इन F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस, कोई एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल या ड्वार्फ में से कोई एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, व्हाइल अनदर इज सप्रेस्ड कॉल्ड एज रेसेसिव। बस हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम लोग 2 प्योर पेरेंट में क्रॉस करते हैं तो दोनों में से कोई एक कैरेक्टर हम लोगों को F1 में दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, और दूसरा जो नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। क्या बोलते हैं? रेसेसिव। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरा लॉ यहां से ही एक्सप्लेन होता है, इन F1 हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड है ना बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड बोल रहा हूं। इन F1 हाइब्रिड 2 डिसिमिलर अलेल्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इन F1 हाइब्रिड 2 डिसिमिलर अलेल्स remains together with each other without mixing, means वो एक साथ रहते हैं without mixing and get separate or segregate at the time of gamete फॉर्मेशन। बच्चों वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों एक चीज अच्छे से ध्यान में रखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं।
और इसमें जो गैमेट बनते हैं, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो ये 2 गैमेट बन गए। नाउ दिस गैमेट इज प्योर फॉर टॉल, दिस गैमेट इज प्योर फॉर ड्वार्फ। ये मिक्स है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में आ गया? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 2 लॉ हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है in a cross between 2 pure parents, only one character, one trait appears in F1 generation called as dominant, while another is appeared in suppressed in F1 generation called as recessive। अब आपको मेरे टेबल में मैंने जो डोमिनेंट और रेसेसिव लिखा है वो समझ में आया होगा। अगर मैं टॉल ड्वार्फ में क्रॉस करता हूं तो टॉल F1 में आता है, ड्वार्फ नहीं आता है, तो टॉल डोमिनेंट हुआ, ड्वार्फ रेसेसिव हुआ। सीड कलर के केस में अगर येलो और ग्रीन में मैं क्रॉस करूं तो येलो F1 में आता है, ग्रीन नहीं आता है, तो येलो डोमिनेंट हुआ, ग्रीन रेसेसिव हुआ। राउंड और रिंकल्ड में राउंड आता है तो राउंड डोमिनेंट हुआ, रिंकल्ड रेसेसिव हुआ। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में इसको आराम से देख के आप लिख लेना। पहले हर चीज को अच्छे से समझो, समझना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी। अब हम लोग देखने जाएंगे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या देखेंगे हम लोग? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया था। मैं थोड़ा पानी पीता हूं। मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, डाई हाइब्रिड यानी 2 के लिए हाइब्रिड, है ना। अब चलो मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे, तो इस केस में मेंडल ने क्या किया? अब पहले एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी करने की कोशिश की, अब उसने एक टाइम पे 2 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, है ना। मान लो उसने एक प्लांट हाइट लिया हो और दूसरा सीड शेप लिया हो। आप कोई भी 2 कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, तो एक प्लांट हाइट और एक सीड शेप। तो बेटा अब इसके फिर से हम लोग सेम लिखने वाले हैं। फिनोटाइप क्या आएंगे बेटा? इसके फिनोटाइप क्या आएंगे बताओ तो जरा। प्लांट हाइट में डोमिनेंट कौन होता है बच्चों? टॉल। और सीड शेप में डोमिनेंट कौन होता है? राउंड। क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ, रिंकल्ड। क्लियर? जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या आएंगे बेटा? टॉल के लिए क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। राउंड के लिए क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। देखो मेरे में ऐसे 25,000 जीन है, तो ऐसे कितना अली लिखूंगा मैं? 50,000 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोगों ने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया है पढ़ाई के लिए, बाकी के सारे जिन हैं, लेकिन अपन ने उसमें से सिर्फ अपने काम के लिखे हैं। ओके, यहाँ पे ड्वार्फ जो होता है क्या है बेटा? वो स्मॉल टी। रिंकल्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? स्मॉल आर। ये लिखने के जो मेथड है उसको अच्छे से समझो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होती है ना। लिखने के मेथड्स को समझो। देखो बेटा अब इसके क्या बनेंगे? गैमेट। गैमेट्स कैसे बनते हैं? देखो ये एक क्रोमोसोम था, यहां पे था कैपिटल टी, ये एक क्रोमोसोम था, यहां पे था कैपिटल टी, है ना। ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर था, यहां पे कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल आर। क्या होगा बेटा? ये दोनों क्रोमोसोम ने पेयर फॉर्म कर लिया जाइगोटिन में, पैचिटिन में ये रिकॉम्बिनेशन करके दूर दूर चले जाएंगे। तो आधे गैमेट में क्या आएगा? कैपिटल टी और ये कैपिटल आर, और इधर के जो ये क्रोमोसोम इधर चले गए तो इनमें क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर। तो सेम टाइप के गैमेट बन रहे, सेम टाइप के गैमेट बन रहे। तो इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल आर। इसमें क्या बनेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल आर। क्लियर? कैसे होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म, ये पहला वाला मैंने ये निकाला,
ओके, अब जब ये दोनों गैमेट एक साथ आते हैं बच्चों, तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी इसमें क्या दिखने वाला है देखो, अच्छे से समझो आप। ये वाला जो है कितने क्रोमोसोम है उसके पास? 4 क्रोमोसोम है। ये ऐसे ही निकाल रहा हूं। एक्चुअली जब मियोसिस होता है गैमेट बनने के टाइम पे, क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होता है। ये सेल डिवीजन के लेक्चर जो भी, अगर आपको सेल डिवीजन में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बेटा। आपको नीचे हमारा एड्रेस और नंबर दिख रहा होगा, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ओके, क्लास की नंबर पे। अगर सेल डिवीजन में आपके प्रॉब्लम है तो बच्चों बहुत सारे टीचर्स के भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें। तो बेटा सेल डिवीजन में जब तक आपको क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, डीएनए इनका फर्क समझ में नहीं आता, तब तक आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। अब चलो ये प्रोटीन अगर मैं निकालता हूं तो ये उसका क्रोमोसोम है, मान लो इस पे कैपिटल टी है। अब ये हाइब्रिड है ना, ये उसका ही दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां पे स्मॉल टी है। अब यहां पे ये वाला क्रोमोसोम है, यहां पे कैपिटल आर है, तो ये वाला क्रोमोसोम है, यहां पे स्मॉल आर है। अब देखो ये दोनों क्रोमोसोम एक साइड आ गए तो गैमेट क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल आर। ये दोनों एक साइड चले गए तो गैमेट क्या बन गया? स्मॉल टी स्मॉल आर। लेकिन बेटा ये क्रोमोसोम का और ये क्रोमोसोम का पेयर कैसे एक साथ आएगा, इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं। ये इधर से भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा? मान लो ये स्मॉल आर वाला इधर आ गया, अब ये दोनों एक साइड चले गए तो गैमेट क्या बन गया? स्मॉल टी कैपिटल आर। और ये दोनों इधर आ गए तो गैमेट क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल आर। कितने गैमेट बन गए? 4। तो बेटा ये सब मियोसिस में होने वाला चक्कर है। ये सब क्या है? मियोसिस में होने वाला चक्कर है। आपको ये कोई नहीं बताता, आपको ये कोई नहीं बताता। आपको सीधा बताते हैं गैमेट निकालो। क्या बताते हैं? गैमेट निकालो। ये समझ में आ गया? नहीं समझा तो फिर से थोड़ा पीछे जाके फिर से देख लेना। अब देखो मुझे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ये दे दिया है इसका ट्रिक। चलो इनका हम लोग सेल्फिंग करेंगे। इसके गैमेट कितने बनने वाले? 2:2 यानी 4। कितने गैमेट बनेंगे? 4। फोर्कलाइन मेथड तो आपको मालूम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर क्या गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आ गया? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। अब देखो मैं इसका बनाऊंगा टेबल बच्चों। इसका क्या बनाएंगे हम लोग? टेबल। कितने गैमेट बने? 4। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये टेबल में बहुत जादू है, ये टेबल में बहुत जादू है, आप देखना बस। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसका हम लोग बनाएंगे टेबल। देखो यहां पे क्या आएगा बच्चों? कैपिटल टी कैपिटल आर। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? बस ये दोनों का यहां पे लिखना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बस लिखने की टाइप याद रखो। हमने पहले प्लांट हाइट लिया है ना, तो उसी के दोनों वाली लिखो। उसमें भी लिखना है तो जो कैपिटल है वो पहले लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? अच्छे से देखो। अब यहां पे क्या लिखूंगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आ गया? यहां पे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आ गया टेबल? अब ये टेबल की जादू समझो, ये टेबल की जादू समझो दोस्तों, ये डायहाइब्रिड टेबल की जादू समझो। ये अगर आप देखते हो, ये पूरे टेबल में एक एक ही बार आए हैं और ये कोई हाइब्रिड नहीं है उसमें। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल प्योर है, प्योर फॉर टॉल, प्योर फॉर राउंड। कैपिटल टी स्मॉल आर प्योर फॉर टॉल, प्योर फॉर रिंकल्ड। स्मॉल टी कैपिटल आर प्योर फॉर ड्वार्फ, प्योर फॉर राउंड। स्मॉल टी स्मॉल आर प्योर फॉर ड्वार्फ, प्योर फॉर रिंकल्ड। ये एक ही बार आते है ना। अगर आप इनको देखते हो डायहाइब्रिड, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों जगह पे सेम है, ये सब जगह पे अलग अलग है, एक ही बार आया है। और डायहाइब्रिड कितनी बार आया है? 4 बार आया है। अब ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसका ट्रिक बताऊं मैं आपको, इसका ट्रिक बताओ। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला ये क्रॉस है, देखो ये क्रॉस है, आपको बोला ये कितनी बार आता है? एक भी हाइब्रिड नहीं है ना, एक। आपको बोला ये कितनी बार आता है? हाइब्रिड है क्या? नहीं, एक बार। आपको बोला ये कितनी बार आता है? एक। आपको बोला ये कितनी बार आता है? एक। तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब भी प्योर लाइन आता है तो वो कितनी बार आता है? एक बार। अब जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस में कोई भी, अरे सोचने की भी जरूरत नहीं, 2 सेकंड में आंसर है। ये मैंने लिखा कितनी बार आता है, आप बोलोगे सर 2 बार। मोनोहाइब्रिड है ना, 2 बार। आपको अगर किसी ने बोला ये कितनी बार आता है, आप क्या बोलोगे? 2 बार। आपको किसी ने बोला ये कितनी बार आता है, आप बोलोगे 2 बार। आपको अगर किसी ने बोला ये कितनी बार आता है, ये लिखा है हम लोगों ने ऑलरेडी, ये कितनी बार आता है, आप बोलोगे 2 बार। तो बेटा किसी भी कंडीशन में जब मोनोहाइब्रिड आता है तो उसको क्या लिखोगे आप? 2 बार। और अगर आपको किसी ने पूछा ये कितनी बार आता है, 2 हाइब्रिड है ना, 2 हाइब्रिड है ना, 4 बार। ये ट्रिक को हमेशा याद रखना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, है ना। चलो समझ में आ रहा है आपको? ये किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में ये ट्रिक को अच्छे से समझो। किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में सोचने की भी जरूरत नहीं बेटा, एग्जाम में 2 सेकंड में आंसर। किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में जब एक भी हाइब्रिड नहीं होता है तो वो एक बार आता है। जब एक हाइब्रिड होता है यानी मोनोहाइब्रिड, कोई भी आने दो, कुछ भी इसमें से कुछ भी पूछने दो, आपका आंसर आएगा 2। और डायहाइब्रिड आता है तो आपका आंसर आएगा 4। 1 2 का 4, 4 2 का 1। क्लियर? ये समझ में आ गया? चलो फिर से अपनी क्रॉस पे चलते हैं। देखो यार, मैं आपको है ना ऐसे हर एक चीज की ट्रिक बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, झटक से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। समझ में आ गया? अब चलो, मैंने टेबल में भी बताया आपको और ऐसे भी बताया, सीधा सीधा होता है। अब बेटा इसका हम लोग फिनोटाइप लिखेंगे। इसका फिनोटाइप क्या आता है? टॉल, राउंड। ये क्या आता है? टॉल, राउंड। कैपिटल टी है तो टॉल, कैपिटल आर है तो राउंड। टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल। स्मॉलर है, रिंकल्ड। कैसा है? रिंकल्ड। टॉल, राउंड, टॉल, रिंकल्ड, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, ड्वार्फ।
राउंड, ड्वार्फ, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, रिंकल्ड, ड्वार्फ, राउंड, ड्वार्फ, रिंकल्ड। तो बेटा सीधा सीधा इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। डायब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है बेटा? टॉल राउंड, टेबल में गिन लेना, टॉल राउंड 9 बार आए, टॉल रिंकल्ड 3 बार आए, ड्वार्फ राउंड 3 बार आए, ड्वार्फ रिंकल्ड 1 बार आए। 9:3:3:1। आप बोलोगे सर इसका शॉर्टकट क्या है? बेटा मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या था? 3:1। तेरे को डायहाइब्रिड का पूछा तो 3:1 इंटू 3:1 करना, 3 त्रिके 9, 3 एक 3, 1 3 3, 1 1 1। आपको किसी ने पूछा हमको ट्राई हाइब्रिड का बताओ, क्या पूछा आपको किसी ने? ट्राई हाइब्रिड का बताओ, तो आपका मोनो हाइब्रिड का क्या आया था? 9:3:3:1। आपको पूछा ट्राई हाइब्रिड का बताओ, बेटा इसको 3:1 ने मल्टीप्लाई करो। देखो 27, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एक 3। अब 1 से 9:3:3:1। कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या रट्टा मारने की? कोई जरूरत नहीं है, सब यही है, सब यही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? चलो पीछे देखो, पीछे देखो। जीनोटिपिक रेशियो बताना है आपको। जीनोटिपिक रेशियो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1:2:4:1:1:2:1:1:1। ये देखो बेटा, अब देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, ये हो गया। देखो 4, मैं ऐसे जा रहा हूं 1 2 2 4, ये ऑलरेडी लिखा है इसके साथ, है ना? 4 आ गया, फिर 1, ये ऑलरेडी हो गया, 2, ये देखो, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया 1 2 1। समझ में आ रहा है? ये आया एक बार, ये आया 1 1:2:4:1:2:1:2:1:1. 122, 412, 121। ये होता है जीनोटिपिक रेशियो। क्या होता है ये? जीनोटिपिक रेशियो। अगर इसका भी शॉर्टकट देखना है, इसका भी अगर शॉर्टकट देखना है तो कैसे आएगा? कैसे आएगा ये देखो। मोनो हाइब्रिड का क्या था? 1:2:1। इसी को मल्टीप्लाई करो 1:2:1 से। 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 into 1 2 2 2 4 2 1 2 अगेन 1 से 1:2:1। सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है। अगर ऐसा करने जाओगे तो क्या होगा? सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको मोनो हाइब्रिड का याद है और डाई हाइब्रिड का निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर है? तो हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा है, राइट? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ना बेटा, इसके तो और भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। मान लो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका तो आंसर आपको आ जाएगा। भी आपको पूछा ये कितनी बार आता है? कितने बार आएगा बच्चों? मोनो हाइब्रिड है ना, 2 बार। कितने बार आएगा? 2 बार। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आया,
तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपल है बेटा, इसके कितने गैमेट बनते हैं? 4। इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2। क्यों? देखो 2 रेस टू कितने हाइब्रिड है? 2। कितने गैमेट बन रहे? 4। इधर 2 रेस टू कितने हाइब्रिड है? सिर्फ 1। तो कितने गैमेट बन रहे? 2। तो क्या टेबल निकालोगे इसका? सब लोग तो वही बोलते हैं टेबल निकालो, लेकिन बच्चों हमारे पास जादू है। अगर आपको किसी ने पूछा ये कितनी बार आता है, अगर आपको किसी ने पूछा ये कितनी बार आता है ना, तो हम लोग सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, 2/8। कैलकुलेट कर लेना, 2/8 आता है। क्या आता है? 2/8। कितने सेकंड का काम था मेरा? देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, कितना आया था मेरा आंसर? 2/8। अब टेबल बना के देखते हैं। इसके कितने गैमेट लिखूं मैं? 4। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, बन गए। इसके कितने गैमेट बने? 2। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये चाहिए था। कितनी बार आया? 2। कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सेकंड में लिखा था बेटा आंसर? कितने सेकंड में लिखा था आंसर? तो ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो डीसीबी बायोलॉजी के ऐप को विजिट करना, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, आपको हम बताएंगे ऐसे जबरदस्त ट्रिक्स जो आपको चुटकियों में जेनेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, चुटकियों में, गारंटी के साथ। और ये जो लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर भी पूरा देखो, हर जगह पे आपको ट्रिक नजर आएगी, और इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है जो हम लोग देंगे आपको हमारी कोर्सेस में। जो कोर्स आपके समोसे कोल्ड ड्रिंक के कॉस्ट में होगा, एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक यानी 50 रुपए में, 50 रुपए में आपको एक एक चैप्टर के ट्रिक्स मिल सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको हमारे इस लेक्चर्स में। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? मैंने कितने सेकंड में लिखा था? 2/8, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो आपको इतना बड़ा टेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चुटकियों में आंसर आता है, चुटकियों में। आपको देखना है और देखना है। चलो मैं एक क्रॉस बताता हूं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्रॉस्ड विद कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इस क्रॉस में आपको पूछा स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी कितनी बार आता है, ये आपको पूछा है, राइट? चलो अब देखो, मैं कितने टाइम लगाना, बताना कितने सेकंड में मैं कर रहा हूं, कितने सेकंड में मैं ये कर रहा हूं। देखना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए 4/4 चौक 16, 16 चौक 64, 4/64। 10 सेकेंड के अंदर आंसर आ गया बेटा। पूरा टेबल सॉल्व करके देख ले, अगर 64 में से ये अगर 4 बार नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। 10 सेकेंड के अंदर आता है बच्चे, 10 सेकेंड के अंदर। तो अगर ये ट्रिक्स तुमको चाहिए तो डीसीबी बायोलॉजी को फॉलो करना मत भूलो, और डीसीबी बायोलॉजी के कोर्सेस को, समोसे के प्राइस में कोर्स आ रहा बेटा, समोसे अरे यार तुम सुबह नाश्ता कर रहे हो ना, है ना, तो नाश्ते के प्राइस में और नाश्ते के टाइम में पूरा जेनेटिक्स इतने शॉर्टकट में और कोई नहीं देगा, और कोई नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ले लेना, फिर बताना आता है या नहीं आता है। तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, क्रॉसेस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा, और फिर डायहाइब्रिड क्रॉस से बनता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बनता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम लोग 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेट्स लेते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो कोई भी एक कैरेक्टर किसी भी दूसरे के साथ जा सकता है। इसलिए हम लोगों को
यहां पे टॉल के साथ राउंड भी मिल सकता है, टॉल के साथ रिंकल्ड भी मिल सकता है, ड्वार्फ के साथ राउंड भी मिल सकता है और ड्वार्फ के साथ रिंकल्ड भी मिल सकता है। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो अब हम लोग दोस्तों, अब हम लोग जाने वाले हैं मेंडल्स के डेविएशंस पे। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये मैं 2 लेक्चर्स में लेने वाला हूं, है ना। मैं एक्चुअली 1 शॉट हम लोग ले सकते थे, लेकिन 1 शॉट में प्रॉब्लम ये आएगा बच्चों, आपको पहले बेसिक अच्छे से समझना चाहिए, बाद में आगे की चीजें समझती है ना। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। ये पूरे इसमें आप लोगों ने कुछ टर्म्स देखे, आपको जीन समझ में आ गया। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है बेटा? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए जो इनहेरिट एंड एक्सप्रेस होता है ना। हमने दूसरा टर्म देखा अलील। अलील क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन के है ना, एक जीन के मेरे पास 2 कॉपी होते हैं तो उनको मैं क्या बोलता हूं? अलील बोलता हूं, है ना। फिर उसमें हम लोगों ने डोमिनेंट देखा, तो जो F1 में दिखता है, जो F1 में एक्सप्रेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट, है ना। अगर मैं पहले ही बता दूं तो आपको वो F1 ही मालूम नहीं था। जो F1 में सप्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेसिव। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस, है ना, जब 2 अलील सिमिलर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है? जब 2 अलील डिसिमिलर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसिमिलर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। हेमीजाइगस क्या होता है? अगर कोई एक ही अलील अगर प्रेजेंट हो तो उसको, नॉर्मली ये गैमेट में होता है और मेल के केस में वाई क्रोमोसोम पे जो होता है या एक्स क्रोमोसोम पे भी जो होता है, एक ही कॉपी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस बोलते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे भी है जो वाई पे, उसका मतलब सेम लोकस पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो वो भी हेमीजाइगस है, वाई पे है तो वो भी हेमीजाइगस है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था। तो होमोजाइगस को ही हम लोग प्योर भी बोलते हैं, हेट्रोजाइगस को ही हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम लोगों को समझने चाहिए। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब मेंडल के जो 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा मैंने बोला आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कुछ एक्सेप्शंस है। तो वो एक्सेप्शंस हम लोगों को देखने हैं, है ना। तो वो एक्सेप्शंस को अच्छे से समझो। ओके, देखो बेटा हम लोग ये सब जो बात कर रहे हैं वो जीन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीन्स की, है ना। तो जीन में कुछ इंट्रैक्शन होते हैं। जीन में क्या होता है? कुछ इंट्रैक्शन होते हैं। जीन में कुछ इंट्रैक्शन होते हैं और ये जो इंट्रैक्शन होते हैं ना, ये इंट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। जीन इंट्रैक्शन, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जीन इंट्रैक्शन जो होते हैं बच्चों वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? इंट्राजेनिक, यानी एक ही जीन के बीच में, एक ही जीन के 2 पार्ट है ना, ये मतलब 2 अलील, जीन तो सेम है ना, सेम लोकस पे है ना, तो ये दोनों में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक या फिर इंटर अलेलिक। 2 अलील है ना, इंटर अलेलिक, है ना। इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इंटर अलेलिक। दूसरा है इंटरजेनिक। क्या है? इंटरजेनिक। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, इसको इंटरजेनिक ही रखते हैं। 2 जीन के बीच में, 2 जीन के बीच में, है ना। जैसे मान के चलो ये है
जैसे कैपिटल टी एक है कैपिटल आर, ये दोनों जीन अलग अलग है ना, ये दोनों में जो इंटरेक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक। दो अलग अलग जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, है ना। तो जो जीन इंटरेक्शन होते हैं बच्चों वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन से, इंट्राजेनिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर अलेलिक, एक ही जीन के दो अलील में जो इंटरेक्शन होते हैं। और होता है इंटरजेनिक, है ना, दो अलग अलग जीन में जो इंटरेक्शन होते हैं, है ना। तो ये हमें देखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डेविएशंस भी बोल सकते हैं, या फिर न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर डेविएशंस टू मेंडल्स लॉ भी बोल सकते हैं, है ना। तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, यानी मेंडल के बाद, न्यू मेंडेलियन मेंडल के बाद, डेविएशंस टू मेंडल्स लॉ और एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। ऐसे अलग अलग नाम हम लोग इसको दे सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छे से आपके एनसीईआरटी में जो इसके एग्जाम्पल दिए वो याद रख, डॉग फ्लावर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्नैपड्रैगन, या उसी का नाम है एंटीरिनम, तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो और एक एग्जांपल है जो पहले बहुत फेमस था, अभी आपके एनसीईआरटी ने उसका नाम नहीं दिया, मिराबिलिस जलापा। इसी को हम लोग 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट किए, फिनोटाइप 2 सेलेक्ट किए, रेड फ्लावर प्लांट क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर प्लांट। रेड का क्रॉसिंग किससे कर रहा हूं दोस्तों, मैं व्हाइट के साथ कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। अब इसके जीनोटाइप क्या आएंगे बच्चों, जीनोटाइप क्या आएंगे, कैपिटल आर क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर। इसके गैमेट क्या बनेंगे, गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये आपको अच्छे से समझ रहा है, ये दोनों एक साथ आए तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्या बोलेंगे, F1। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के हिसाब से दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर दिखना चाहिए था जिसको हम लोग बोलने वाले हैं डोमिनेंट, एक नहीं दिखना चाहिए था जिसको हम लोग बोलने वाले हैं रेसेसिव। लेकिन यहां पे आया बच्चों पिंक, ना रेड आया ना व्हाइट आया, दोनों का कॉम्बिनेशन आया, ना रेड आया ना व्हाइट आया, दोनों का कॉम्बिनेशन आया, क्या आया, पिंक। अब जब इसका हम लोग सेल्फिंग करते हैं तो इसके गैमेट लिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी तो मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूं क्योंकि अभी आपको मैंने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आया रेड, ये आया पिंक, ये आया पिंक और ये आया व्हाइट। जब इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखा तो रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, ये आया 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, आर 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 स्मॉल आर 1:2:1। तो बेटा मेंडल के हिसाब से रेशियो आना चाहिए था 3:1, लेकिन आया 1:2:1। तो ये है डेविएशन टू मेंडल्स लॉ। तो इन दिस केस 2 members ऑफ एलिलिक पेयर, अच्छे से सुनो अब क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छे से सुनो। 2 members of allelic pair express themselves partially, इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गया,
पार्शियली एक्सप्रेस हो रहे। मेंडल ने बोला था कोई एक ही एक्सप्रेस होगा, दूसरा सप्रेस होगा, उसको डोमिनेंट बोलो, इसको रेसेसिव बोलो, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों एक साथ आ गए हैं। क्लियर? तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हम लोग देखने जाने वाले हैं कोडोमिनेंस। क्या देखेंगे हम लोग? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में देखो क्या होता है। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील एक साथ देख ले क्या हम लोग? है ना? पहले मल्टीपल एलील पढ़ाता हूं, फिर कोडोमिनेंस बताता हूं। अब तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? एक जीन के कितने एलील देखे हम लोगों ने? 2। यानी एक जीन के एक इंडिविजुअल के पास कितने कॉपीज होते हैं? 2 कॉपीज होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं अलील। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अलील कितने होते हैं? 2। एक इंडिविजुअल में 2 ही होते हैं, लेकिन जब हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं। मान लो ये एक मैं हूं महेश, ये एक कोई दूसरा है जैसे कृष्णा, ये एक तीसरा है मान लो जावेद, मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे पास 2 अलील है ना, मैं हेट्रोजाइगस बी हूं, तो मेरे पास अलील ये है। कितने अलील हो गए? 2। कृष्णा का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका जीनोटाइप है ये। कोई और एक है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन उसका जीनोटाइप ये वाला है, आई ब्लड ग्रुपिंग के लिए जीन है, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप है ओ, तो ये ऐसा है। अब देखो बेटा कितने अलील दिख रहे हैं आपको? आई ए ये एक अलील दिख रहा है, आई बी ये एक अलील दिख रहा है, स्मॉल आई ये भी एक अलील दिख रहा है। तो अलील कितने? पॉपुलेशन में कितने अलील है? 3। लेकिन हर एक में ब्लड ग्रुपिंग के लिए अलील कितने हैं? 2। अब अच्छे से समझो, ये एग्जांपल को अच्छे से समझो। तो बेटा जब 2 से ज्यादा अलील होते हैं, ये इंडिविजुअल में हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। ये कहां पे होता है? ये मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट किसका है? पॉपुलेशन का है। किसमें होता है ये? पॉपुलेशन में। तो व्हाट इज मल्टीपल अलील? मोर देन 2 अलील्स। मोर देन 2 अलील्स, 2 से ज्यादा अगर अलील है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। कैसे? देखो बच्चों, अब देखो हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 अलील है, आई ए, आई बी और आई ओ भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। ये मल्टीपल अलील तैयार कैसे हुए होंगे? मान लो हमारा एक ह्यूमन का पॉपुलेशन था, सबका ब्लड ग्रुप ये था, डीएनए ये जीन है, गलती से उस डीएनए में म्यूटेशन हो गया और उसने वो जो काम कर रहा था, वो जो प्रोटीन बना रहा था, उसके अलावा दूसरा प्रोटीन बनाना शुरू किया, तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसको हम लोगों ने बी अलील बोल दिया। गलती से और एक बार म्यूटेशन हो गया और प्रोटीन बनना ही बंद हो गया, एंटीजन ही नहीं बना रहा हो, तो उसको हम लोगों ने आई ओ बोल दिया। तो म्यूटेशन की वजह से अलील बनते हैं। एक आदमी में 2 ही अलील होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं, और वो इवोल्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उनके कारण होते हैं। समझ में आ गया? अलील क्यों बने मल्टीपल अलील? म्यूटेशंस की वजह से। किसके वजह से बच्चों? म्यूटेशन की वजह से। हमारे डीएनए में जो चेंज आते हैं जीन्स में, तो जीन में चेंज आया तो या तो सेम जैसे के वैसे रहेगा, ये सब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसा भी हो सकता है कि चेंज हुआ लेकिन उसका फर्क प्रोटीन पे नहीं पड़ा, ये एक कंडीशन हो सकती है। चेंज हुआ, प्रोटीन भी बन रहा है लेकिन वो लेस इफिशिएंट है, और तीसरा कंडीशन प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, काम ही खत्म, ये वाला। प्रोटीन चेंज हुआ, कुछ दूसरा काम कर रहा है, प्रोटीन चेंज हुआ लेकिन वैसे के वैसे काम कर रहा है, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं बेटा म्यूटेशन में। तो हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए अलील कितने हैं? 3।
देखो किसी बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके माँ बाप मतलब उसका ब्लड जीनोटाइप आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई हो सकता है, I0 लिखते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप आई बी या फिर आई ओ हो सकता है। ये दोनों केस हम लोगों को क्या बताते हैं, आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर आई ओ। लेकिन हमारे पास ए बी भी ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनोटाइप क्या होता है, आई ए एंड आई बी। अब देखो बच्चों दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, इसका सी नहीं बना है। ए और बी एक साथ आए तब सी बना क्या, नहीं, दोनों भी ए भी है और बी भी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। जब दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, दोनों अलील जब इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, हम लोगों ने इनकम्प्लीट में पार्शियल वर्ड यूज किया ना, बस उसके जगह पे इक्वल लिखो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मुझे मेरे फादर ने मान लो आई ए ब्लड ग्रुप का जीन दिया, मदर ने बी ब्लड ग्रुप का जीन दिया, मुझ में दोनों भी एक्सप्रेस हो रहे। मेंडल के हिसाब से क्या था, कोई एक ही एक्सप्रेस होना था, लेकिन मेरे पास अब दोनों भी एक्सप्रेस हो रहे। जब दोनों भी इक्वल एक्सप्रेस होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आपको मालूम है ना, ए बी ये क्या है, मेरे आरबीसी के एंटीजन है। जिसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं उसके ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ। इसलिए ओ किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास ये इस पे क्वेश्चन आता है, हमारे पास ब्लड फिनोटाइप कितने हैं बच्चों, फिनोटाइप कितने हैं, 4, ए बी ओ। जीनोटाइप कितने हैं बच्चों, जीनोटाइप कितने, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ध्यान में। और अलील कितने हैं, अलील कितने हैं, 3। अलील कितने हैं, 3। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है आपको, ओके। तो बच्चों हम लोगों ने इस लेक्चर में, देखो इसके भी बहुत मस्त क्वेश्चंस बनते हैं आपको। जैसे किसी ने पूछा कि एक हेट्रोजाइगस ए फादर है तो आप उसको ऐसा लिखोगे, हेट्रोजाइगस बी मदर है तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या आ सकता है। तो क्या आएगा बच्चों, इसके 2 गैमेट बनेंगे, इसके 2 गैमेट बनेंगे। अगर ये दोनों एक साथ आए तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। अगर ये दोनों एक साथ आए तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। और अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ। तो चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, कोडोमिनेंस देखा, मल्टीपल एलील देखे, और भी इसमें बहुत इन डेप्थ इन डिटेल अगर आपको देखना है तो हमारा डीसीबी बायोलॉजी के ऐप पे आपको जेनेटिक्स का मैं अलग से कोर्स देने वाला हूं, जिसमें लाइव लेक्चर्स भी होंगे, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और वहां पे आपको इसके सारे एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपके कुछ ऑनलाइन में आपको टेस्ट भी देने वाला हूं, ये सब चीजें यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की वो डायग्राम जो अच्छों को पानी छोड़ देती है, एक्चुअल में उस डायग्राम में कुछ है ही नहीं। तो वो डायग्राम बेसिकली है क्या, उसको कैसे सिंपल तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये देखने वाले हैं। और जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो डीसीबी बायोलॉजी के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपके दोस्तों के साथ ये लेक्चर को शेयर करना मत भूलिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो हमारे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। वी आर ऑलवेज विथ यू। ये जो टॉपिक है बेटा PIV MBI बायोटेक्नोलॉजी,
इसमें से कम 25 to 26 और अगर इसमें सेल डिवीजन अगर डाल देंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चंस इन टॉपिक में से आने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत की चैप्टर्स है आपके लिए, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो दोस्तों, ताकि आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाए। नीट 2024 में इन 5 चैप्टर पे कम से कम 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।